जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं। तो ये क्या होता है मौलिक आवश्यकताएं? प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं आखिर होता क्या है? इसके पहले हम प्रकाश संश्लेषण देख चुके हैं, आप चाहें तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो जो है प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? मौलिक आवश्यकताएं मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी पदार्थ हैं, जो जरूरी वस्तुएं हैं, वही होता है प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं। तो हमने बताया था कि जो 4 वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है क्लोरोफिल। क्या करती है? ये सूर्य के प्रकाश को क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। और सूर्य का प्रकाश किस लिए जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है ताकि ऊर्जा मिल सके प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, और ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये कार्य ही तो हो रहा है एक प्रकार का, तो इसलिए इसमें ऊर्जा की ज़रूरत है जो सूर्य का प्रकाश पूर्ति करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भोजन बनाते हैं आप अपना, तो उसमें कुछ चावल डालते हैं, मसाला डालते हैं, ये सब डालते हैं, तो ये मिलाकर बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये जो है इसके लिए ये क्या है? कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ जिससे ये अपना भोजन बना सके। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है, तो ये पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें 4 जो चीज़ें हैं वो आवश्यक होते हैं: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब आप कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश हम क्यों ले रहे हैं? हम आग जला के भी तो बना सकते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये इसको इसलिए ले रहे हैं कि जो क्लोरोफिल के अणु हैं ये सिर्फ प्रकाश ऊर्जा को ही रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए बने हुए हैं। अब जैसे आपके छत पे कभी सोलर लगा होगा, तो सोलर जो है वो सूर्य के प्रकाश को ही रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। क्या रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है? रासायनिक ऊर्जा मतलब कि जैसे उस पर कोई केमिकल डाल दिया जाए, तो क्या वो केमिकल से बदल सकता है क्या विद्युत ऊर्जा में? नहीं ना बदल सकता। वैसे ये जो क्लोरोफिल है ये जो है एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला एक माध्यम है, जैसे कि सोलर आपके छत पे लगा होता है। तो ये जो है क्लोरोफिल ये प्रकाश को एटीपी के रूप में बदल देता है। एटीपी क्या होता है? एक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा, एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद कर लीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो एटीपी के रूप में बदल जाता है क्लोरोफिल अणु द्वारा। अब क्लोरोफिल अणु पाया कहाँ जाता है? तो हमने बताया था कि जो पत्ती की संरचना होती है उसमें खंभे आकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो गोल कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं सब कोशिकाओं में क्लोरोफिल अणु पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पहले मैंने यह बताया था। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ये दोहरी झिल्ली का एक आवरण होता है, हमने बताया था। तो दोहरी झिल्ली का आवरण मतलब 2 झिल्लियों से ढका हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं इसमें, जो 2 झिल्लियों से ढका हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसमें ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना मतलब खंभे आकार की कोशिकाएं नहीं, कुछ मतलब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप पढ़े होंगे इसको 9th में। तो इसमें ग्रेना पाए जाते हैं, पटलिका पाए जाते हैं। ग्रेना किससे बने होते हैं? ये ग्रेना बने होते हैं, थैलेकाइंड होता है। थैलेकाइंड एक सिक्के के समान संरचना होती है। थैलेकाइंड ये थैलेकाइंड जो है एक सिक्के के समान संरचना होती है। तो ये जब कई थैलेकाइंड मिल जाते हैं तो एक ग्रेना बन जाता है। और थैलेकाइंड जो है एक मेम्ब्रेन से ढका होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। तो मेम्ब्रेन से ढका होता है, और उस झिल्ली में जो है, उस झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? उस झिल्ली में ही बिंदु बिंदु समान की क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो है इसी में पाए जाते हैं, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में। थैलेकाइंड मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम रहेगा? थैलेकाइंड मेम्ब्रेन। तो ग्रेना में जो थैलेकाइंड होता है, उस थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में जो है क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा। और वो रासायनिक ऊर्जा कौन सा होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उस ऊर्जा का नाम है, रासायनिक ऊर्जा का। तो इसमें जो है इसमें कई ग्रेना होते हैं जो आपस में पटलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं।
पटलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। आप इसको 9th में पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। और ये जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और जो खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और इसी में जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन जो है इसी में होता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाने का काम यहीं पे होता है, जो खाली स्थान होता है। क्योंकि जैसे ही प्रकाश आता है, ये ग्रेना में जो उपस्थित हैं क्लोरोफिल अणु, ये क्या करते हैं, उस प्रकाश ऊर्जा को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देते हैं, एटीपी में। उसके बाद जो खाली जगह है इसी में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कैसे अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो केमिकल के फॉर्म में बदल जाता है, एटीपी के रूप में बदल जाता है, और उस ऊर्जा का उपयोग होने लगता है भोजन बनाने में। तो इसलिए यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। अब सूर्य के प्रकाश को ही ये क्लोरोफिल एटीपी में बदल सकता है, ये आप समझ गए हैं। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मात्र अकार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। और जल जो है पृथ्वी में पाया जाता है, जो अपने जड़ों से पौधे खींचकर और उससे बना लेते हैं। ये जल हानि की क्रिया क्या होती है? जल हानि की क्रिया भी मैंने बताया था आपको। तो जल हानि की क्रिया क्या होती है? जल हानि की क्रिया ये होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जल बचता है उसको वाष्प के रूप में पौधे निकाल देते हैं। इसी को जल हानि की क्रिया भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या पौधे निवारण करते हैं? अपना पौधे ये निवारण करते हैं कि पत्ती के नीचे रंध्रों की संख्या ज़्यादा कर देते हैं अपेक्षाकृत ऊपर रंध्रों की संख्या के। मतलब कि ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो दिन भर इतना गर्मी होता है कि पौधे ऐसे ही वाष्प बनाकर अपना जड़ उड़ा देंगे, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि वो रात में क्या करते हैं, अपना रंध्र खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, लेकर और रख लेते हैं। उसके बाद जब दिन होता है तो प्रकाश को लेते हैं और क्या करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है मरुस्थलीय पौधे अपना भोजन बनाते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और दिन में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अब ये समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं। अब अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के समय होने वाली घटनाएं। क्या क्या घटनाएं होती हैं? अरे घटना मतलब क्या क्या हो रहा है, उसमें प्रक्रिया क्या क्या हो रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय, उसी को प्रकाश संश्लेषण के समय होने वाली घटनाएं बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? पहले सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे ही आ रहा है क्लोरोफिल अणु जो है उत्तेजित हो जा रहे हैं। उत्तेजित मतलब कि जैसे ही आ रहा है, कोई मैसेज आता है तो आप उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आता है हाय, किसी व्हाट्सएप पे आया हाय, तो आप उसके प्रतिक्रिया में भेज देते हैं हाय। वैसे ही जो आता है सूर्य का प्रकाश, तो जैसे ही आता है क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने का यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ ये मतलब है कि ये सूर्य के प्रकाश को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने लगते हैं। मतलब कि प्रतिक्रिया आया, सूर्य का प्रकाश आया, उत्तेजित हो गए क्लोरोफिल अणु, और उसको क्या करेंगे, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। उसके बाद क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो क्या बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अणु में, मतलब अपचयित हो जाते हैं। एक अभिक्रिया होती है, आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अभिक्रिया होती है अपचयन क्रिया। तो इसी में बदल जाते हैं, अपचयित होकर बदल जाते हैं C6H12O6 में। ठीक, और ये H कहाँ से आया? H जल के अणु हैं, जल के अणु जो हैं H हैं। अब ये जल के अणु टूटते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये जल के अणु टूटते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और यही ऑक्सीजन हम सांस लेने में यूज करते हैं। O2 जो होता है वही बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और इसमें जो है जल भी निकलता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। ठीक, तो जल के अणु टूटते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन इसका भी है और इसका भी है, इसका हाइड्रोजन है और इसमें C है, ये है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु बना देते हैं, और जो है इसमें का ऑक्सीजन टूटकर क्या होता है, निकल जाता है। और ये जो जल है, जो अब मान लीजिए नाप तोल करके तो आ नहीं रहा है नीचे से ना जल, तो नाप तोल करके नहीं आ रहा है तो वो वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। ठीक, तो इसी को जल हानि की क्रिया कहते हैं। तो इसमें जल के अणु जो हैं टूटकर और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में जोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
और जल के हाइड्रोजन अणु मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो अगर कभी पूछेगा कि जो ऑक्सीजन के अणु हैं कहाँ से निकलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से? नहीं ना, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलते हैं, ये निकलते हैं जल के अणु से। तो जल के अणु कहेंगे कि जल के अणु टूटकर और क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इतनी क्रिया आपको समझ में आ गई। ठीक, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता है, ज़रूर आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो ऑक्सीजन निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वो क्या होता है, जल के अणु टूटकर निकलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण जरूरी क्यों है, प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तभी हमको ऑक्सीजन मिल सकेगा। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर बस CO2 बचेगा। तो क्या करेंगे, CO2 बचेगा तो CO2 को लेंगे, नहीं ना ले सकते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। तो हमको ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनका प्रकाश संश्लेषण करना जरूरी है। अब बारिश के लिए भी ये जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण बारिश के लिए भी जरूरी है। कैसे बारिश के लिए, आप जानते हैं कि जल हानि की क्रिया होती है और जल हानि की क्रिया वाष्प के रूप में होती है। तो जैसे ही पत्तियों से वाष्प निकलता है, कुछ ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बादल बन करके जैसे ही बादल बनेगा और वो जैसे ही बादल ठंडा होगा बारिश होगा। तो ये बारिश के लिए भी उत्तरदायी हैं। अगर ये ना रहें तो बारिश हुए बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। पेड़ पौधे ना रहें तो बारिश कम होते जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, जिससे बारिश में कमी आ रही है। तो बस आज का इतना ही टॉपिक था। क्या हमने आज देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मौलिक आवश्यकताएं क्या है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि 4 जो है मौलिक आवश्यकताएँ होती हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा प्रकाश सूर्य का, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये अभिक्रिया भी हमने बताया था। क्या होता है अभिक्रिया, अभिक्रिया होता है CO2 प्लस H2O। ठीक, तो यही होता है अभिक्रिया, और इसमें क्या ऑक्सीजन निकल जाता है और जल के अणु भी निकलते हैं इस अभिक्रिया में, और जो है एक कार्बोहाइड्रेट का अणु मिलता है हमको, जो ये भोजन के रूप में, पौधों के भोजन के रूप में यूज होता है, पौधों के भोजन के रूप में यूज होता है, ये हमने बताया था। अब प्रकाश संश्लेषण में यही बस एक नहीं बताया था कि जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है। तो ये ऑक्सीजन जो आता है ये जल के अणु के टूटने से आता है, ये हमने बता दिया, यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा आपको, आशा है। अब जो उत्तेजनशीलता है क्लोरोफिल की, वो प्रकाश के चलते आती है उत्तेजनशीलता, मतलब जैसे ही प्रकाश पड़ता है वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। बस इसी को कहेंगे क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, मतलब कि किसी क्रिया का प्रतिक्रिया देना ही उत्तेजनशीलता कहलाता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे मारा तो आप क्या करेंगे, आप महसूस करेंगे ना कि हमने यहाँ पे मारा। अब मान लीजिए आपके हाथ को हमने आग पे ले गया, तो आप अपने हाथ को गर्म महसूस करके तुरंत खींच लेंगे। ये क्या है, खींचने क्या है, प्रतिक्रिया है। मतलब कि जैसे ही आप गर्मी पा रहे हैं वैसे ही आप अपना हाथ खींच ले रहे हैं। वैसे ही क्लोरोफिल जैसे प्रकाश पाता है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल उत्तेजित हो गया है, अपना काम कर रहा है, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक, तो ये होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के हाइड्रोजन अणु के साथ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो भोजन के रूप में पौधों में यूज होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसकी भी कमी हो जाएगी, बारिश हुए बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे। अब हमको पेड़ों से जो है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए जो ये है प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी जीवों के जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। हालांकि ये प्रकाश संश्लेषण सभी जीव नहीं करते हैं, ये पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक पदार्थ देते हैं, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। तो आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अमीबा में पोषण, वो मज़ेदार टॉपिक है, उसको देखेंगे, अमीबा में पोषण और जंतुओं में पोषण। ये मज़ेदार टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा। ये भी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है।
अब समझ में आया होगा आपको। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम का आईडी टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं हमसे पर्सनली। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।